अस्सलाम वालेकुम। चलें आज जो विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं पांडास हमने देख लिए। एक छोटा पार्ट बाकी है डेटा एनालिसिस वाला, वो विजुअलाइजेशन बाद उसको थोड़ा सा कवर करेंगे। लेकिन उसमें जब हम देख रहे होंगे तो चीज़ें हमारे पास पांडास और मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न इन सब मिक्स होकर ही आ रही होगी। ठीक है, बस उसमें हमें थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग करके जो चीज़ अंदर मौजूद होती है डेटा के अंदर उसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए वैसे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं, जैसे कि मैटप्लॉटलिब हो गई, सीबोर्न हो गई, प्लॉटली हो गई, इस तरह की और डिफरेंट लाइब्रेरीज़ भी मौजूद हैं। लेकिन हमने जो डिस्कस करनी है वो मेनली दो लाइब्रेरीज़ पर हमने काम करना है, मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न। ये हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद हैं। ठीक, तो आज जो है मैटप्लॉटलिब स्टार्ट कर रहे हैं और आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स के प्लॉट्स बना सकते हैं। ठीक, तकरीबन 5 प्लॉट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम। एक लाइन प्लॉट है, ठीक है, सिंपल ये जो आप देख रहे हैं लाइन करके इस तरह से प्लॉट होता है। एक स्कैटर प्लॉट है सेकंड, उसके बाद बार प्लॉट है, पाई चार्ट है, ठीक है, और बॉक्स प्लॉट है शायद। ठीक है, तो ये कुछ प्लॉट्स हैं। हम इंशाल्लाह ताला इस फाइल के अंदर इन 5 किस्म के 5 टाइप्स के प्लॉट्स को डिस्कस करेंगे। सही, अच्छा, सबसे पहले करना क्या होता है, हमने जब भी हम मैटप्लॉटलिब के साथ काम कर रहे होते हैं तो ज़रा देख लें, हमें लाइब्रेरीज जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है उसको इस तरीके से इंपोर्ट करना होता है। क्या लिखते हैं, import matplotlib.pyplot SPLT। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैटप्लॉटलिब को इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया। एहतियातन पांडास और नंपाई को भी इंपोर्ट कर लिया, हो सकता है कि बाद में जाके कभी ज़रूरत पड़ जाए। जिस तरीके से पांडास को भी इंपोर्ट करते हुए हम नंपाई को इंपोर्ट कर लिया करते थे, इसी तरीके से मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न के साथ काम करते हुए हम पांडास और नंपाई को भी लाजमी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसी ऑर्डर में इंपोर्ट करना चाहिए। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, पहले आप इसको उठाएं, इसको टॉप पे ले जाएं। ठीक है, SNS को उठाएं, इसको टॉप पे ले जाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। सही है, तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको ज़रा। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्लॉट है हमारे पास वो 2D लाइन प्लॉट है। हम इसमें देखने वाले हैं कि हम एक लाइन प्लॉट किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन प्लॉट का मतलब सिंपल है कि आपको इस तरीके की लाइंस देखने को मिल रही होंगी, कनेक्टेड लाइंस होंगी। तो हमारे जो दो डेटा पॉइंट्स हैं, वो एक डेटा पॉइंट ये है जहाँ पर आपको मार्कर दिख रही है, सर्कल दिख रहा है, ये मार्कर कहलाता है, और एक मार्कर आपका यहाँ पर है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके दरमियान हमने क्या किया, ईजिली लाइन को ड्रॉ कर दिया। एक थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लोकेट हुआ, तो क्या हुआ, आपका प्रीवियस वाला पॉइंट इस लाइन के साथ जब कनेक्ट हुआ तो आपका वो डाउनवर्ड ट्रेंड में एक लाइन बनी है। समझ रहे हैं बात को। अब लेट से ये पॉइंट यहाँ पे मिला तो ये कनेक्ट हो गई लाइन यहाँ पे, लेकिन इमेजिन करें अब ये पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट के बजाय, मतलब ये पॉइंट के बजाय यहाँ पर कहीं पॉइंट होता। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर होने के बजाय अगर यहाँ पर कहीं होता, फिर क्या होता, आपकी लाइन इस तरीके से यहाँ पर आ रही होती, इस वाले के साथ कनेक्ट हो रही होती। ठीक है, तो ये कनेक्टेड डॉट्स हैं या कनेक्टेड जो बेसिकली पॉइंट्स हैं, उनकी मदद से हमने क्या की हुई, लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक, तो अच्छा ये ज़रा समझिएगा, हम जब पांडास पे काम कर रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने सिंगल कॉलम को निकाल कर उसको थोड़ा सा एनालाइज किया था कि उसमें मेसी डेटा मौजूद है या नहीं है, या उसके अंदर अगर कोई स्ट्रिंग का कॉलम है तो उसमें कोई नंबर तो मौजूद नहीं है। ठीक है, या अगर कोई न्यूमेरिक कॉलम है तो उसके डेटा टाइप अगर हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिल रही है तो क्यों देखने को मिल रही है। हमने ये बहुत बेसिक लेवल की एनालिसिस परफॉर्म करी थी, और फिर उसके बाद हमने उस कॉलम को निकाल के उस पर क्लीनिंग परफॉर्म करी थी, उसको क्लीन किया था। ऐसे ही है, लेकिन आपको याद होगा हमने वो कॉलम बाय कॉलम काम किया था, मतलब एक एक कॉलम निकाल के हम ये काम किया कर रहे होते थे। ऐसे ही, तो वहाँ पर उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस। उसको क्या नाम दिया जाता है, यूनिवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, यूनी मतलब सिंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हम लाजमी सी बात है एटलीस्ट हमें 2 कॉलम्स या 2 डेटा पॉइंट्स हमें चाहिए। ठीक है, 2 टाइप्स का डेटा चाहिए, या आप सिंपल ये बोल रहे हैं कि हमें 2 कॉलम्स लाजमी चाहिए होंगे ताकि हम क्या कर सकें, या किसी भी प्लॉट को ड्रॉ कर सकें। सही है, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, बायवेरिएट एनालिसिस। सही है, तो हमारे पास अब जो डेटा होता है, ज़रा देखें इस चीज़ को। डेटा जो होता है वो
हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है और कौन सा होता है कैटेगोरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा और कैटेगोरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा में आपको मालूम है कि उसमें हमें इंटीजर देखने को मिल रहे होंगे या उसमें फ्लोट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जबकि कैटेगरी के अंदर क्या होगा, कोई भी टेक्स्ट होगा हमारा, ठीक है। क्या होगा, कोई टेक्स्ट होगा या उस डेटा की नेचर इस तरह की हो सकती है कि हम उसको न्यूमेरिकल से हटा के क्या बोल सकते हैं, कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ईयर है हमारे पास, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये ईयर लिखा हुआ है 2019, 2020 एंड सो ऑन। इसको हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे खुद बताएं कि ये जो आपका डेटा है, क्या हम इस डेटा के साथ कुछ प्लस माइनस करवाते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर। मतलब कभी हमने ईयर को पकड़ के ईयर को उठाकर उसके साथ कुछ सम करवाया, माइनस करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, नहीं, ठीक है। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिस तरह परफॉर्म करवाते हैं कि हम उसको ईयर को इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते। लेट से आपके पास एक सैलरी है, एक सैलरी की अमाउंट है, एक वैल्यू है ना, तो आप सैलरी के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो समझ आता है। लेकिन आप ईयर में क्या मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किसी चीज़ को, नहीं। डिवाइड कर रहे होंगे, नहीं, ठीक है। तो मैं असल में समझाना ये चाह रहा हूँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि हम इस ईयर को न्यूमेरिक के तौर पे यूज़ कर रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर कर रहे हो, ये पॉसिबल है। लेकिन यूजुअली होता क्या है कि ईयर को एक कैटेगरी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। कैटेगोरिकल कॉलम कंसिडर किया जाता है या डेटा कंसिडर किया जाता है। हमारे यहाँ जब पेंशन केस बना तो उसमें ईयर को प्लस माइनस देते हैं, सर्विस का टाइम निकालते हैं, वहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ आपका, वो कैटेगरी नहीं बन सकता, वहाँ पे वो कैटेगोरिकल कॉलम या कैटेगोरिकल डेटा नहीं बन सकता वो, सही है। लेकिन अभी समझ, यहाँ पे एक चीज़ देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्राइस की एक लिस्ट बनाई हुई है और ईयर की एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। और मुझे सिंपल प्लॉटिंग करनी है, क्या करना है, सिंपल एक लाइन प्लॉट बनाना है। तो क्या मतलब है इसका कि भाई 2015 के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, हो सकता है कोई मोबाइल की बात हो रही है, किसी व्हीकल की बात हो रही है, उसकी प्राइस कितनी थी, 48,000 थी, सही है। सिमिलरली 2016 में कितनी हो गई उसकी प्राइस, 54,000 हो गई एंड सो ऑन। तो क्या है, हर ईयर के अगेंस्ट उसकी एक प्राइस हमने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, जस्ट इन दोनों को प्लॉट करना चाह रहे हैं, लाइन प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, सही है। तो फिलहाल तो हमारे पास ईयर और प्राइस दोनों में ही कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो रही, लेकिन हमने क्या करना है, हमने किसी एक को कैटेगोरिकल कॉलम मानना है, ठीक है। क्यों मानना मैं आपको बताता हूँ। देखें, होता क्या है कि जब भी हम प्लॉट बनाने जाते हैं ना, तो याद रखिएगा कैटेगरी वाला जो कॉलम होता है वो एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है, ये समझिएगा बात को। जब आप रियल लाइफ में डेटा पे काम कर रहे होंगे ना, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, ठीक है, ये बस समझिएगा बात को। तो होता क्या है, ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि यार मैं एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट करूँ और वाई एक्सिस पे किसको रखूँ, ये कन्फ्यूजन रहती है, सही है। तो आपने सबसे पहले डेटा को देखना है, आपने जो डेटा उठाया है अगर तो उसमें कोई स्ट्रिंग मौजूद है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, सिरे से ही कैटेगोरिकल डेटा मानेंगे और उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे। लेकिन लेट से अगर आपको दोनों ही कॉलम्स या दोनों ही जो डेटा वैल्यूज़ हैं वो आपको न्यूमेरिक देखने को मिलनी है, अभी जैसा हमारे केस के अंदर है, प्राइस और ईयर दोनों ही अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको न्यूमेरिक कंसिडर करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, बेसिकली जो दोनों में से आप समझेंगे बात को कि कौन सी वाली चीज़ कैटेगोरिकल कंसिडर हो सकती है। अब आप मुझे बताएं, प्राइस है, ठीक है, क्या प्राइस को मैं किसी तरीके से स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकता हूँ, नहीं। प्राइस तो आपके पास क्या है, मतलब एक इस तरह की क्वांटिटी है जो न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ईयर भी कर सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन डिपेंड करता है सिनेरियो पर कि क्या सिनेरियो हो सकता है। तो फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, ईयर को कैटेगोरिकल कॉलम मान रहे हैं। और जब भी आपको ये बोल दिया जाए कि आपका ये वाली जो कॉलम है ना, ये कैटेगोरिकल कॉलम है, तो आपके माइंड में फ़ौरन से पिक कर लेना चाहिए कि इसको मैं कहाँ प्लॉट करूँगा, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूँगा, ठीक है। तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी वो आपकी वाई एक्सिस पे जाएगी, सही है यहाँ तक। तो हमारे पास न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल भी डेटा हो सकता है लाइन प्लॉट के लिए, मतलब दोनों ही न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकते हैं और आपका न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा भी हो सकता है, सही है, बात समझ रहे हैं मेरी। चलें क्या करते हैं, जरा इसको प्लॉट करते हैं। हमने क्या लिखना है, यहाँ पे देखें, मैंने इसको हिंट के तौर पे दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस कैटेगोरिकल, मतलब एक्स एक्सिस पे कैटेगोरिकल डेटा, वाई एक्सिस पे न्यूमेरिकल डेटा हम लिख रहे होते हैं। खैर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PLT, ज़रा देखिएगा, जब
मैटप्लॉटलिब को हमने इंपोर्ट किया तो क्या लिखा था, PLT इसको लिखा था SPLT, एलियस में उसके PLT करके यूज़ किया है। तो मैं ये लिखूंगा PLT डॉट प्लॉट लिखूंगा, ठीक है, PLT डॉट प्लॉट, ब्रैकेट्स बनाएं। प्लॉट बेसिकली हमारे पास एक 2D लाइन प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज़ पास करनी है, एक पहली वाली क्या होगी x एक्सिस और दूसरी वाली y एक्सिस की वैल्यू। तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने क्या कहा था कि मैं हियर को कहाँ रखने वाला हूँ, x एक्सिस पे, जबकि प्राइस को y एक्सिस पे, ठीक है। इतना ज़रा इसको रन करते हैं। हियर इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा सॉरी मैंने इसको रन नहीं किया हुआ इस सेल को, इसको रन कर लेते हैं, वापसी यहाँ आते हैं। तो ज़रा देखें, एक बहुत बेसिक सा ये प्लॉट इसने हमें बनाकर दे दिया है, सही है। क्या किया देखें, हियर को x एक्सिस पे ले आया और जो प्राइस है हमारी वो आपकी y एक्सिस पे चली गई, ठीक है। अगर आप इसको इन्वर्स करते हैं बना देगा, मसला नहीं है। अगर आप इसको इन्वर्स करते हैं तो क्या करेगा, ये अभी भी उसको प्लॉट कर देगा, सही है। तो ये आपके ऊपर है या आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से डेटा को देखना है। लेकिन एक बात होती है, एक बात और समझिएगा, एक मिनट, एक बात और समझिएगा कि समटाइम ऐसा होता है कि दोनों अगर न्यूमेरिकल कॉलम्स हमें देखने को मिल जाए ना, दो न्यूमेरिकल कॉलम्स हमें देखने को मिल रहे हैं या मिल रहे हैं डेटा के अंदर, तो अगर उस टाइम पे डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि मैं किसको x एक्सिस पर रखूँ या किसको y एक्सिस पर रखूँ, तो हम ये फिर देखते हैं कि हमारी कौन सी क्वांटिटी या हमारा कौन सा कॉलम इंडिपेंडेंट है। क्या बोला मैंने कि हम उस टाइम पे क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा कौन सा कॉलम इंडिपेंडेंट है। जो कॉलम इंडिपेंडेंट होगा वो आपका x एक्सिस पे आएगा। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि टाइम की बात करते हैं, टाइम, ठीक है। लेट्स से आपको आवर्स दिए हुए हैं, आवर्स, ठीक है, और आवर्स के बिहाफ पे आपको ना लेट्स से स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि टाइम के हिसाब से आपको डेटा देखने को मिल रहा होता है, डेटा चेंज हो रहा होता है, ठीक है। अब प्राइस तो वैसे हर मतलब लम्हे ही चेंज हो रही होती है, हर सेकंड बोल लें या हर मिनट ही तकरीबन चेंज हो रही होती है, सही है। लेकिन क्या होता है, अगर आपने किसी की मतलब अगर आप में से किसी ने वेबसाइट विजिट की हो ना स्टॉक एक्सचेंज की, तो वहाँ पे फिल्टर्स होते हैं कि भाई 1 आवर के हिसाब से आप रेट को एनालाइज करना चाह रहे हैं, 4 आवर्स के हिसाब से या 1 डे, कुछ इस तरह करके, मतलब आपके पास टाइम के ड्यूरेशंस होते हैं। तो आप लोग मुझे सोच के बताएं, लेट्स से एक स्टॉक है, उस स्टॉक की अभी इस टाइम पे मतलब क्या टाइम हो रहा है, 8:31 पे प्राइस है लेट्स से 21 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अगले ही मिनट 8:32 पे उसकी प्राइस 21 से लेट्स से हो गई 25, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट मिनट के अंदर 33 पर उसकी प्राइस 25 से डाउन होकर आ गई 18 पर, ठीक है। 3 डेटा पॉइंट्स को हम रखते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, दो यहाँ पे डेटा है हमारे पास, एक टाइम आ रहा है 8:31, 8:32, 8:33, और एक क्या आ रहा है हमारे पास, प्राइस आ रही है, सही है। अब आप लोग मुझे सोच के बताएं, अगर मैं इस तरह का डेटा मुझे कुछ देखने को मिल जाए तो मैं किस को x एक्सिस पर रखूंगा और किस को y एक्सिस पर रखूंगा। टाइम को x एक्सिस पर और प्राइस को y एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि समझे बात को, देखिए जो प्राइस है ना आपकी, प्राइस अल्टीमेटली डेटा के बिहाफ पे किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। टाइम लेकिन प्राइस पर डिपेंड नहीं कर रहा, समझे बात को। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक बढ़ेगा तो टाइम आगे जाएगा, ठीक है। ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना। मतलब स्टॉक बढ़ेगा तो ही आपका मिनट बढ़ेगा, नहीं ना। टाइम तो स्टॉक बढ़े या कम हो या कांस्टेंट रहे, टाइम तो आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बढ़ेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। तो टाइम क्या है, एक बेसिकली इस तरह की इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो क्या कहाँ आएगी, एक्स एक्सिस पर आएगी, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि लेट्स से हाइट और वेट, लेट्स से ये दो कॉलम्स हैं, हाइट और वेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एनालाइज करेंगे कि भाई हाइट जो है, लेट्स से मतलब एक स्टूडेंट है उसकी हाइट है, या कोई इंसान है उसकी हाइट है 4 फीट और उसका वेट है 50, ठीक है। एक दूसरा इंसान है उसकी हाइट है 4.5 फीट और उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 52 या 53 हो गया, ठीक है। इस तरह के हमें डिफरेंट वैल्यूज़ देखने को मिलनी है। तो आप लोग ज़रा कुछ सेकंड लेके सोचें और बताएं कि इन दोनों में से, हाइट और वेट में से कौन सी चीज़ इंडिपेंडेंट रखनी चाहिए हमें। जी, हाइट या वेट? जी
हाइट या वेट? मिक्स आ रहा है। मेरे लिहाज से हाइट होनी चाहिए, मेरे लिहाज से हाइट होनी चाहिए एक्स एक्सिस पर। सही है? क्यों? क्योंकि हाइट को हम मतलब सिनेरियो से डिफरेंट हो सकता है, सही है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, इंडिपेंडेंट कंसिडर कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि किसी की हाइट अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या लाजमी को उसका वेट ज़्यादा होगा हमेशा? दुबला पतला भी तो हो सकता है वो इंसान, ठीक है। तो हाइट के बढ़ने से मतलब अगर हाइट ज़्यादा हो, ठीक है, उसका हाइट के बढ़ने से वेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। सॉरी गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया, मतलब हाइट के बढ़ने से वेट जो है उस पर कोई रिलेशन नहीं होगा। मतलब हाइट बढ़ रही है तो लाजमी नहीं कि वेट भी बढ़ेगा, वेट आपका चेंज हो सकता है, ठीक है, डेविएट कर सकता है। तो मतलब हाइट को क्या किया जा सकता है, हम एक्स एक्सिस पे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन क्या होगा, थोड़ा सा हम उस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, जैसे ये डेटा है, हम डेटा को भी देख रहे होंगे कि कौन सी चीज़ के बढ़ने से किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि बीएमआई पे पड़ता है हाइट वेट। बिल्कुल, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज़रा हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा सेट्स मौजूद हैं मेरे पास। लेट से मैंने मैटप्लॉटलिब का एक ये फोल्डर यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डेटा सेट्स मौजूद हैं। तो एक डेटा सेट जो है बेसिकली बहुत बेसिक सा है, आफरीदी और इमरान खान का जो है वो स्कोर्स हैं, ठीक है, मैच के स्कोर्स हैं। और फिर मेरे पास यहाँ पे बैट्समैन सीजन रिकॉर्ड है, ये इंडियन बैट्समैन हैं, ये उनके रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से बैटर, ये भी कुछ इंडियन बैट्समैन हैं, इनके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फ़िलहाल हमने क्या करना है, रीड करना है आफरीदी और इमरान वाले डेटा सेट को और इसको ज़रा प्लॉट करना है। उसका हमने क्या करना है, लाइन प्लॉट बनाना है। चलें ज़रा जल्दी से बताएं क्या करूँगा मैं। पांडास का यूज़ करूँगा भाई डेटा को रीड करने के लिए, तो क्या लिखूँगा, pd डॉट रीड और CSV उसका एक्सटेंशन है, तो read_CSV और नाम क्या है उसका, आफरीदी _ इमरान। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी पाथ हम कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी पाथ मैंने किया और मैंने यहाँ पर इसको पाथ प्रोवाइड कर दिया, सही है। अच्छा, लेकिन एक मसला है कि आप ये बैक स्लैश देख रहे हैं, बैक स्लैश को हमें फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश लिखना पड़ता है हमें पाइथन के अंदर, ठीक है। तो और इसको क्या करते हैं, हम सेव कर लेते हैं, लेट से किसमें, क्या नाम दें, df लिख लेना, चलें df मैंने नाम इसको दे दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं और उसने वो हमारा डेटा फ्रेम लोड कर लिया है, रीड कर लिया है। ज़रा df को प्रिंट करते हैं तो ये डेटा हमारे पास आ गया। ज़रा देखें, इंडेक्स नाम का एक कॉलम है, उसमें क्या मौजूद है, ईयर्स मौजूद हैं। आफरीदी, उसके रन्स आ रहे हैं कि भाई इसने 2008 में टोटल कितने रन्स बनाए, कोई भी मतलब टोटल मैच के। इमरान खान ने कितने बनाए एंड सो ऑन, ये सारे उसके डेटा सेट्स मतलब यहाँ पे ईयर वाइज डेटा में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये खुद बनाया हुआ है, मतलब ये कहीं से उठाया नहीं है, ये सिर्फ बनाया हुआ है समझाने के लिए ताकि हम प्लॉटिंग कर सकें, सही है। चलें अब क्या करना है, हमने बैट्समैन 1 मतलब आफरीदी का डेटा प्लॉट करना है, उसका लाइन प्लॉट बनाना है। तो क्या करेंगे ज़रा जल्दी से बताएं, plt डॉट प्लॉट लिखूँगा ऐसा ही है, और मुझे एक्स एक्सिस पे किसको रखना है, इंडेक्स को रखूँगा, ठीक है। ये मेरा एक तरह से क्या है, कैटेगोरिकल कॉलम है। तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, आप लोग ज़रा जल्दी से बताएं। मेरे पास ये डेटा फ्रेम है df, मुझे उसमें से इंडेक्स कॉलम निकालना है, तो मैं क्या लिखूँगा, सिर्फ इंडेक्स या कुछ और भी आएगा, df और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स का कॉलम लिख देंगे या डॉट करके भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके, ठीक है। लेकिन मैं जब इसको देख रहा था ना, मतलब घर पे जब मैं इसको मतलब रिसर्च कर रहा था, तो डॉट वाला तरीका कहीं कहीं ना फेल हो जाता है। डॉट वाला तरीका हम देखेंगे शायद आगे जाके, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकूँ कि वो जो है ना, जब मैं स्कैटर प्लॉट बना रहा था तो डॉट वाले तरीके से जब मैं डेटा को निकाल रहा था तो वो बिल्कुल ही वियर्ड बिहेवियर दिखा रहा था, बहुत डिफरेंट बिहेवियर दिखा रहा था। तो जब मैंने सिर्फ इसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट करके मैंने डेटा को निकाला ना, तो वो सही हो गया था। मैं दिखाता हूँ, अगर नीचे जाता हूँ ना, आज अगर हमारा टॉपिक कवर होता है वो वाला, मैं आपको उसको बताता हूँ। खैर मैंने क्या किया, मैंने एहतियातन यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला तरीका मैंने यूज़ कर लिया। अच्छा सॉरी, आफरीदी यहाँ पे कौन आएगा, इंडेक्स आएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया कौन, एक्स एक्सिस। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू किसकी दे दी, एक्स एक्सिस की। अब क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी करके ले आता हूँ यहाँ पर
और यहाँ पे क्या करूँगा इंडेक्स के बजाय, किसका, बैट्समैन 1 का, तो आफरीदी है यहाँ पे, मैंने आफरीदी को यहाँ पे प्लॉट किया, तो ये हमारे पास उसका एक प्लॉट देखने को मिल रहा है। सही है, तो आपको यहाँ पे आइडिया हो रहा होगा कि 2008 में उसके रन्स 400 के अराउंड थे, ठीक है। 2009 में तकरीबन यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, 2009 होगी ना, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो कम हो गई, मतलब 400 से उसने कम रन्स बनाए, और वो कितने आ रहे हैं तकरीबन आपके पास, 360 से 370 के दरमियान हम बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं, लेकिन 360 से 370 के दरमियान ये हमें वैल्यू देखने को मिल रही होगी। सही है। अच्छा, फिर लेकिन क्या हुआ, 2010 में उसकी परफॉर्मेंस तकरीबन 2008 के सिमिलर हो गई, तकरीबन, ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं लेकिन सेम हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर 2011 के अंदर फर्दर क्या हुआ, उसके रन्स फिर कम हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें पीक देखने को मिली वो कहाँ पे मिली, 2013 तकरीबन आ रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट 13 है, 13 से थोड़ा सा आगे के मंथ्स के अंदर ये क्या हो रहा है, इसकी हमें पीक परफॉर्मेंस देखने को मिली है, ठीक है। उसने क्या किया है, 500 से भी ज़्यादा का ओवरऑल रन स्कोर किया है पूरे ईयर के अंदर। ये समझ रहे हैं बात। तो विजुअलाइजेशन से आपको आइडिया हो रहा है कि आपका डेटा किस तरीके से मूव कर रहा है। सही है। अगर यही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे आप ज़रा देखें, यहाँ पे उस तरीके से थोड़ा सा विजुअलाइज करना मुश्किल है, ठीक है, मतलब माइंड उस चीज़ को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसके लिए ये विजुअल्स बनाए जाते हैं, विजुअल्स या विजुअलाइजेशन परफॉर्म की जाती है, ताकि क्या हो सके, जो नॉन टेक्निकल बंदा है ना खास तौर पे, उसको तो इन ग्राफ से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, बैट्समैन 2 का बनाना है, तो क्या लिखेंगे, PLT डॉट प्लॉट और अगेन DF करके क्या बताएंगे इसको, इंडेक्स कॉमा करके, फिर इंडेक्स का क्या लिख देंगे, इमरान। यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया तो अब ये उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। 2008 से स्टार्ट हुआ, बहुत कम थे, 200 से कम थे, ठीक है, और फिर आपके ये कंटिन्यूसली बढ़े, ठीक है। कब तक बढ़े भाई, 2011 तक आपको कंटिन्यूसली इसके रन्स बढ़े हैं। अगर हम बात करें 2008 से लेकर 2013 तक, सही है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि कंटिन्यूसली उसके रन्स यहाँ पे बढ़े, 2008 से लेकर 13 नहीं 11 तक, ठीक है, 10 के बाद 11 आएगा, यहाँ तक बढ़े इसके रन्स, ठीक है, 3 ईयर्स तक। लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर उसके रन्स कम हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर उसने क्या किया, जो उसका स्कोर चल रहा था, पीक पे स्कोर जो चल रहा था उससे कम उसके रन्स उसने बनाए, ठीक है। फिर फर्दर क्या हुआ, फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिली, कब से कब तक, अगर हम ओवरऑल बात करें तो तकरीबन 2014 तक हमें फिर इसकी 2013 के बाद से 2014 तक इसके रन्स दोबारा से हमें कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर 2014 से लेके जो 2016 तक का इसका टेन्योर है या पीरियड है, उसमें इसने क्या किया, कंटिन्यूसली फिर रन्स को बढ़ाया, मतलब इसके रन्स फिर हमें कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और 2016 वो वाहिद ईयर है जिसके अंदर इसने, हम ये बोल सकते हैं फिलहाल हमारे डेटा के हिसाब से कि पूरी लाइफ का सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम इसने रन्स बनाए वो कब बनाए, 2016 में बनाए, ठीक है। ऑफकोर्स जस्ट एक रैंडम डेटा हमने उठाया हुआ है, लेकिन उस डेटा के ग्राफ में हम किस तरह कंक्लूड करेंगे, सबसे हाईएस्ट जो उसके रन्स थे वो 2016 में देखने को मिले, और क्या वैल्यू थी उस टाइम पे उसकी, 1000 के करीब तकरीबन आ रही है। सही है, ये बात समझ आ रही है। चले अब क्या करना है, अभी मैंने क्या किया है, इन दोनों प्लॉट्स को ना सेपरेट बनाया, बिल्कुल देख रहे हैं, आफरीदी का यहाँ पर है और इमरान खान का यहाँ पर है। अब अगर मुझे दोनों का कंबाइन करके बनाना हो, दोनों प्लॉट्स क्या करना है, मुझे कंबाइन बनाने, ज़्यादा अच्छा तो जब समझ आएगा ना, ताकि हम दोनों की जो परफॉर्मेंस है उसको भी एनालाइज कर सके कि कौन से ईयर से किस ईयर तक किसने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, और पीक क्या रहा, पीक रन्स, पीक मतलब होता है सबसे मैक्सिमम रन्स क्या रहे, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे PLT डॉट प्लॉट, ठीक है। अगेन वही काम करेंगे, DF लिख के यहाँ पे क्या पास करेंगे, इंडेक्स, और फर्दर DF लिख कर यहाँ पे पहले लेट से मैं आफरीदी का नाम लिख लेता हूँ, सही है। इसी को मैं नीचे कॉपी करता हूँ और आफरीदी के क्या लिख लेता हूँ मैं, इमरान। ये मैंने दोनों लाइंस को एक ही साथ लिख दिया, ठीक है। ज़रा देखें, एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो दोनों ही लाइंस एक प्लॉट पर आ गई,
सही है, मतलब कुछ भी नहीं किया, तरीका वही है, बस मैंने क्या किया, उन दोनों लाइंस को एक साथ लिख दिया। तो उसने क्या किया, एक ही प्लॉट में मेरी उन दोनों लाइंस को दिखा दिया। सही है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अच्छा, लेकिन अब यहाँ तक सब कुछ सही है या कोई मसला हो रहा है? जी, डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है, एग्जैक्टली। अब देखिए दोनों प्लॉट्स, मतलब दोनों लाइंस हमारे पास एक प्लॉट पर तो आ गई हैं, लेकिन अब मैं किस तरह आइडेंटिफाई करूँ कि भाई कौन सी लाइन इमरान खान की है, कौन सी लाइन आफरीदी की है? सही है, कौन सी लाइन किसकी है, मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। ऐसे ही है ना? तो अब क्या करेंगे हम उसके लिए, हम यहाँ पे ना कुछ फर्दर इसके एडॉन्स बोल सकते हैं प्लॉट्स के, हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे ना लेजेंड्स लगाने पड़ेंगे। क्या यूज़ करना पड़ेगा? लेजेंड्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये लेजेंड्स क्या होते हैं, देखें ज़रा। लेजेंड्स हमारे पास ये बताते हैं कि भाई कौन सी कलर वाली लाइन किसकी है, ठीक है, कौन सी कलर वाली लाइन किसकी है, हमें ये बताते हैं। तो उसके लिए हमें दो काम करने पड़ते हैं। मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, ठीक है, मैं जल्दी से यहाँ पे लिखता हूँ लेबल, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखा लेबल, और मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, क्या नाम है इसका, आफरीदी। और इसी चीज़ को मैं नीचे लिखता हूँ और इसको क्या नाम दे देता हूँ, इमरान। सही है। अच्छा, अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा अभी भी कुछ नहीं होने वाला, अभी भी वही हमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जस्ट एक लाइन और लिखनी होगी, उसको हम लिखेंगे plt legend, और ये ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ज़रा देखें, अब ये हमें बता रहा है कि भाई ये जो ब्लू लाइन है वो किसकी है, आफरीदी की, और ये जो ऑरेंज लाइन है, तकरीबन ऑरेंज ही लग रही है मुझे ये किसकी है, इमरान की। सही है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब ज़रा देखें, इनको एनालाइज करें। दोनों का डेटा कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे पास 2008 से स्टार्ट होता है। तो हमें मालूम हो रहा है कि भाई इमरान खान ने बहुत कम 2008 के अंदर स्कोर बनाया था, ठीक है, कंपेयर टू आफरीदी। सही, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ा, ठीक है, 2011 तक के अगर हम कंसिडर करें तो इमरान खान ने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाई, ठीक है, बहुत मतलब समझ लें कि डबल से भी ज़्यादा उसने अपने रन्स बनाए। देख रहे हैं यहाँ पे कितने रन्स होंगे, तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 150 या मतलब 200 से तो कम ही है, ठीक है, कंसिडर कर लें 150 आ रहे हैं, ठीक है। तो 150 से अगर आप 2013 तक की 11 तक की बात करें, उसने क्या किया, 150 का डबल कितना होता है, 300, ठीक है, और फिर एक और मरतबा 150 लगाया, कितना हो गया, 450। तो 450 से भी ऊपर जा रहा है ये, मतलब तकरीबन उसने 4x या 4 टाइम्स क्या किया है, 4 टाइम्स, सॉरी 400 टाइम्स उसने क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस में यहाँ पे इम्प्रूव किया है। जबकि आफरीदी को देखें, वो क्या है, वो तकरीबन मतलब उसके जो रन है वो इतने ना तो कम जाते हैं ना ही कोई ज़्यादा जाते हैं, एक कांस्टेंट चल रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट रेंज में चल रहे हैं। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अच्छा, फिर आप ये बता सकते हैं कि भाई 2000 तकरीबन 10 से लेकर 2011 तक का ऐसा पीरियड है जिसमें आफरीदी के बहुत कम स्कोर थे, जबकि इमरान खान के काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब थोड़ा सा कंपेरिजन समझ पा रहे हैं आप लोग? ये क्या कर रहे हैं हम, ये थोड़ा सा मतलब ग्राफ को रीड करना सीख रहे हैं। सिमिलरली आप ये बता सकते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या हुआ, 2012 के अंदर कुछ वक्त ऐसा आया, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ब्लू लाइन है कहाँ जा रही है, ऊपर गई हुई है, किससे, ये ऑरेंज वाली लाइन से। तो क्या पता चल रहा है इससे कि यहाँ पे आफरीदी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस ड्यूरेशन में बनिस्बत इमरान खान के। सही है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों ग्राफ को प्लॉट करके थोड़ा सा एनालिसिस हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, बायवेरिएट एनालिसिस। समझ आ रही है चीज़? ठीक है, तो इसमें आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, मतलब एक ईयर है और दूसरा कौन है, रन्स हैं, लेकिन किस तरह का डेटा है, दो बैट्समैन का यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? अच्छा, ये जो हमने ये चीज़ लगाई है क्या है, ये लेजेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? लेजेंड्स कहलाते हैं। और आपको इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं आप। इसकी लोकेशन अभी कहाँ आ रही है, लोअर टॉप लेफ्ट पे आ रही है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन आप चाहें तो मतलब ग्राफ में आप कहीं भी मूव करा सकते हैं। मैटप्लॉटलिब बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ये खुद से ही मैटप्लॉटलिब, अच्छा मैं बोल रहा था कि ये जो लेजेंड्स है ना, ये आपका स्मार्टली क्या करता है, बिहेव करता है, मतलब मैटप्लॉटलिब खुद देखता है कि यार कहाँ पे इसको एम्प्टी जगह मिल रही, वहीं पे दिखा देता है। सही है, देख रहे हैं आप? वैसे हम इसको यहाँ भी लगा सकते थे, टॉप राइट कॉर्नर पे भी हम लगा सकते थे,
ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसको पता चला यार यहाँ पे अगर इस चीज़ को रखता तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा छुप जाता, तो इसने क्या किया, खुद से ही इसको उठाया और कहाँ लगा दिया, लेफ्ट पे ले गया। लेकिन ये देखिए हमारे पास कुछ ये ऑप्शंस मौजूद हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने लिहाज से इस लेजेंड को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो क्या है, अपर राइट, ठीक है। अपर राइट क्या मतलब समझ आ रहा है कि ये यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। अपर राइट में ये यहाँ पर ले आएगा, और अपर लेफ्ट में अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ऐसे ही। सिमिलरली लोअर राइट मतलब यहाँ पर कहीं ले आएगा ये, सही है। लोअर लेफ्ट इस जगह ले आएगा, ठीक है। और राइट हो गया, राइट में क्या करेगा, शायद इस जगह ले आएगा। मतलब ये डिफरेंट ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं, इनको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से एक काम करते हैं, इतनी चीज़ को दोबारा कॉपी करके नीचे आते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मुझे एक लिखना पड़ेगी लॉग की कमांड, लॉग इक्वल्स टू करके हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बताएंगे। तो लेट से मैंने क्या करना है, लोअर लेफ्ट करता हूँ मैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ लोअर लेफ्ट, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़रा देखें, लिया है यहाँ पर लेजेंड्स आपके इस जगह पर आ गए। अच्छा, अगर मैंने क्या किया होता, इसको लिखा होता क्या, अपर राइट करें इसको, तो क्या कर रहा है वो देख रहे हैं, अब उस जगह ले गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं आपका ग्राफ पीछे से थोड़ा सा इनविजिबल हो रहा है या ओवरलैप कर रहा है। तो मैटप्लॉटलिब क्या करता है, खुद से ही अगर जब लेजेंड लगाएगा ना, तो क्या करेगा, वो खुद से ही स्मार्टली बिहेव करेगा और वहाँ पे लेजेंड हमें दिखाएगा जहाँ पे एम्प्टी स्पेस मौजूद हो। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। एक और चीज़ देख लेते हैं, सेंटर लिख लेते हैं इसको। तो सेंटर में देखें क्या करेगा, इस जगह सेंटर पे ले आएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ किस तरीके का है। और अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो गलत उठा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका लेजेंड कहीं गलत दिख रहा है, ओवरलैपिंग वाला दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन ऑप्शंस का यूज़ करते हुए, इन डिफरेंट ऑप्शंस का यूज़ करते हुए उसको प्लॉट कर सकते हैं, लेजेंड को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलें एक और चीज़। अब अगर यहाँ पर अभी तो फिलहाल हमें यहाँ पे ईयर देखने को मिल रहा है, सही है। लेकिन अगर लेट से हमने कोई और क्वांटिटी को यहाँ पे प्लॉट किया होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई ये कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, लेट से कि सैलरी आ रही है, ठीक है, और टाइम देखने को मिल रहा है, टाइम के हिसाब से सैलरी आ रही है, मंथ्स हमें मिल रहा है कि भाई 6 क्या गैस हमें मिल रही है, लेट से 35,000 और 6 मंथ्स हमें बेसिकली 6 शो कर रहा है 6 मंथ्स को। तो लेट से यहाँ पे 2008 का 6 देखने को मिल रहा है सिर्फ हमें, और हमें यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू देखने को मिल रही है वो कितनी है, 25,000। अब आगे आपका जब मंथ बढ़ा, लेट से वो 12 हो गए, 6 मंथ्स की लिहाज से बात कर रहे हैं, 12 मंथ्स हो गए यहाँ पे। तो लेट से आपको 38 देखने को मिली वैल्यू। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटीज प्लॉट हुई हुई है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए लेबल्स लगाने पड़ते हैं। अगर हमें ये शो करना हो कि भाई एक्स पे एक्सिस पे क्या मौजूद है, वाई एक्सिस पे क्या मौजूद है, तो क्या यूज़ करते हैं हम, लेबल्स का यूज़ करते हैं। तो क्या करूँगा मैंने इतनी चीज़ लिखी, सही है। मैं उसके बाद लिख दूँगा plt.x लेबल। अगर मुझे एक्स लेबल लगाना है तो मैं इसको एक्स लेबल लिख के क्या लिख दूँगा, ईयर, ठीक है। और y के लिए क्या करूँगा, सिंपल y लेवल, और क्या नाम दे दूँगा इसको, प्राइस। अब ज़रा देखें क्या हुआ, इसने x एक्सिस पे ईयर दिखा दिया मुझे और y एक्सिस पे प्राइस की वैल्यू दे दी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने 3 चीज़ें देख ली हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, हम ना ग्राफ का टाइटल भी देते हैं। क्या करते हैं हम, ग्राफ का टाइटल भी देते हैं। टाइटल कहाँ आता है, आपका टॉप पर आ रहा होता है, ताकि जब बंदा ग्राफ को देखे तो उसको फ़ौरन सा आइडिया हो जाए कि ये ग्राफ किस बारे में है, किस वजह से बनाया गया है, या क्या शो कर रहा है, सही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ें, हम एक और लाइन का इजाफा करेंगे और लिखेंगे plt.title, और क्या बताएंगे इसको, कंपैरिजन ऑफ आफरीदी वर्सेस इमरान स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ज़रा देखें अब इसने क्या किया, हमें टॉप पे ये टाइटल दिखा दिया, ताकि क्या हो सके, जो भी बंदा जब इस ग्राफ को देख रहा हो ना एक नज़र, तो पहले अगर वो इस चीज़ को पढ़ लेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा, अच्छा इस ग्राफ में किस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, किस चीज़ को डिस्प्ले किया जा रहा है। क्लियर है। तो हमने 4-5 चीज़ें देख ली हैं। एक हमने लेजेंड देखा, एक हमने एक्स लेबल वाई लेबल देखा, और एक हमने इसका टाइटल लिख दिया।
यहाँ तक क्लियर है भाई? कुछ बोल लें? अच्छा, अब लेट से आप बोल रहे हैं मुझे इसमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करनी है, मुझे कलर अच्छे नहीं लग रहे, मुझे कलर डिफरेंट चाहिए। ठीक है, कलर आपको डिफरेंट चाहिए, ये वाले नहीं चाहिए, तो भाई वो भी कर सकते हैं। लेट से मैंने लिखा, मैंने वही चीज़ उठा के कॉपी करके लिख देता हूँ दोबारा से। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं जो आफरीदी वाला कलर है ना, अभी क्या ला रहा है बाय डिफ़ॉल्ट? ब्लू ला रहा है। आप बोल रहे हैं इसको मुझे ग्रीन चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, कलर इक्वल्स टू, और क्या लिख देंगे इसके आगे, ग्रीन। ठीक है, सिंपल कलर का नाम बता देंगे। सिमिलरली हम इस चीज़ को कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेट से क्या कलर देंगे, येलो कर दें। ठीक है, क्या बोला, इमरान खान वाला जो लाइन है उसको क्या शो करो, येलो से शो करो। तो ज़रा देखें क्या हुआ, अब उसने उस कलर को चेंज कर दिया। येलो बहुत वियर्ड सा लग रहा है, लेकिन समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कलर का चेंज कर सकते हैं। सही है यहाँ तक? चलें इसको रिज्यूम करते हैं। सही है यहाँ तक? तो हमने कलर्स यहाँ पे डिफरेंट सेलेक्ट कर लिए। अब हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं ना, वो वाले कलर्स थोड़े से लिमिटेड होते हैं। मतलब मैं यहाँ पे लेट से येलो किया, क्या लिख सकता हूँ, रेड लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या करेगा, उसी हिसाब से ये कलर को चेंज कर देगा। सही, लेकिन बात समझिएगा कि हमारे जो वर्ड्स वाले कलर्स हैं ना, थोड़े से लिमिटेड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास हेक्स कोड होते हैं। कलर से क्या होते हैं, हेक्स कोड्स होते हैं, उनकी मदद से हम जितने इनफाइनाइट कलर्स चाहें हम अप्लाई कर सकते हैं। सही है, मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखें, सबसे पहले तो हम चलते हैं इस वेबसाइट पे। ये वेबसाइट है जहाँ पे जाके हम डिफरेंट कलर पैलेट्स को उठा सकते हैं। तो मैं आता हूँ, मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट हमें कलर्स देखने को मिल जाएंगे। सही है, हर कलर का एक हमें कोड देखने को मिल रहा है। सही, लेकिन ये देखना, ये मेन कलर्स हैं हमारे। सही, लेकिन अगर इसके अलावा भी हम कलर देखना चाहें तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन कलर कोड्स को कॉपी करके वहाँ अपने ग्राफ में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक ये वेबसाइट है और एक ये वेबसाइट है। मुझे थोड़ी ये वाली वेबसाइट अच्छी लगी जिसमें कलर्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम यहाँ से आते हैं और यहाँ पे कलर पैलेट्स मौजूद है हमारे पास। ठीक है, हम इसमें आके अब ज़रा देखें, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कलर्स की वेरिएशन देखने को मिल रही है। सही है, तो मैं यहाँ से कोई कलर्स उठाता हूँ। लेट से मैं उठाता हूँ ये वाला कलर। सही है, इस कलर को मैंने कॉपी किया, मैं वापसी आया और मैं क्या करूँगा, अच्छा मैंने कोड नहीं लिखा, बस सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कलर को यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और मैं इस वाली चीज़ को उठा के कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ वापसी से। और इस कलर कोड को, अच्छा ये देखें कलर कोड किस तरह लिखना होता है। मैं पहले हैशटैग यूज़ करूँगा फिर कलर का कोड लिखूँगा। सही है, हैशटैग और फिर कलर का कोड लिखना होता है। अच्छा, मैंने एक कलर उठा लिया, लेट से मैं एक कलर उठाता हूँ, ये वाला। सही, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़रा देखें, अब हमें यहाँ पे ये कलर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट कलर हम पिक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लाइट कलर उठाता हूँ यहाँ पे और इसकी जगह ये रखता हूँ। सही, तो ये कलर्स आ रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे जितने भी कोई सभी कलर यहाँ पे चाहिए, आप उसको कलर का कोड कॉपी करें और उठा के वहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है, तो सेवरल यहाँ पे आपको पैलेट्स देखने को मिल जाएंगे। सही, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, एक और हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं। लेट से ऐसा हो सकता है समटाइम्स कि हम ये पूरी लाइंस नहीं चाह रहे, मतलब ये जो आपको पूरी लाइन देखने को मिल रही है ना, कनेक्टेड लाइन आपको देखने को मिल रही है, हम क्या चाह रहे हैं कि इसका थोड़ा डिज़ाइन चेंज करें। तो मैटप्लॉटलिब के अंदर ये भी पॉसिबल है। सही है, वो किस तरह होगा, हम आते हैं, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आके हम ये चीज़ लिखेंगे। सही है, अब ज़रा देखिएगा, मैं क्या करूँगा, लाइन स्टाइल यहाँ पे लिखूँगा और इसको बताऊँगा कि लाइन स्टाइल किस तरह की चाहिए मुझे, डैश्ड लाइन चाहिए। ठीक है, डैश की मदद से
ये लाइन हमारी बनी हुई होगी। देखें ज़रा, एग्जीक्यूट किया तो अब किस तरह की लाइन देखने को मिल रही है हमें, ये डैश्ड लाइन्स हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, फुल लाइन हमारी ख़त्म हो गई। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से हम डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं, मतलब हमें डैश के बजाय डॉट्स देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, ज़रा देखें, ये हमें डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, हमारी लाइन डॉट से बन रही है। ऊपर क्या थी, ये जो हमारे डैश्ड होते हैं उनकी वजह से लाइन बन रही है। ठीक है, अच्छा, डैश डॉट, ये थोड़ा सा अच्छा स्टाइल होता है, देखते हैं ज़रा किस तरीके से होता है। मैंने वही कोड कॉपी किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया डैश डॉट। ठीक है, तो ज़रा देखें, आपको अब ये इस तरीके से दिखा रहा है, पहले आपका डैश आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, डॉट, फिर डैश, फिर डॉट। सही है, तो ये कुछ स्टाइल्स हो सकते हैं लाइंस के जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा माइंड में रखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज़ें काफ़ी। अच्छा, लाइन विड्थ। अब लाइन विड्थ क्या होती है ज़रा समझें। आपकी जो लाइन है ना बहुत थिन है, बारीक सी लाइन है, आप चाह रहे हैं किसी लाइन को थोड़ा सा थिक कर दें। ठीक है, थोड़ा सा उसको थिक बना दें, तो क्या करेंगे हम, लाइन विड्थ का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो मैंने वही कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैं उसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोमा लगाकर लाइन विड्थ इक्वल्स टू, लेट से मैंने इसको 4 दे दी, और नीचे में आया इमरान खान वाली जो लाइन है उसको मैंने लाइन विड्थ दे दी 2। सही है, एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़रा देखें, अब आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आइडिया हो रहा होगा कि जो आफरीदी वाली लाइन है थोड़ी सी ठीक आ रही है, ऐसे ही है। तो क्या हो गया, ये हमने इसको ठीक कर दिया। ठीक, अच्छा, एक और भी यहाँ पे एक इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है। आप बोल रहे हैं कि चलो ये सब कुछ सही है, लेकिन ना मुझे ये आइडिया नहीं हो पा रहा इस मॉडिफिकेशन से कि मेरा जो एक्चुअल डेटा है ना वो कहाँ लाई कर रहा है। लेकिन बात को समझें, हमारे पास जो डीएफ में डेटा मौजूद होगा कितना है, बस ये 10 पॉइंट्स हैं, 10 डेटा पॉइंट्स हैं। सही है, लेकिन अगर आप यहाँ से लेके डैश डॉट्स को काउंट करते हुए यहाँ तक पहुँचे तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं। सही है, तो आप बोल रहे हैं मुझे जो मेरा ओरिजिनल डेटा है ना मुझे उसको हाईलाइट करना है, ताकि मैं आइडिया कर सकूँ अच्छा जो मेरा दिया हुआ पॉइंट है, जब जो मेरा गिवन डेटा है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मार्कर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मार्कर का यूज़ किस तरह से करते हैं, अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके नीचे लिखता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मार्कर को मिला के मैंने लिखा मार्कर, और मार्कर में मैंने लिख दिया लेट से ओ। ठीक है, मार्कर के अंदर मैंने यूज़ किया ओ का, कि क्या करो जहाँ जहाँ मेरा डेटा प्लॉट कर रहे हो उसको ओ से प्रिंट कर दो, उसको ओ से शो करवाओ। अब ज़रा देखें, तो बेसिकली ये वो मेरे डेटा पॉइंट्स हैं जहाँ पर एक्चुअल मेरा गिवन डेटा शो हो रहा है, और बाकी जो हमें डैश और डॉट्स देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, वो लाइंस की मदद से बने हुए डेटा पॉइंट्स हैं। ये बात समझ आ रही है? तो ज़रा जल्दी से देखें, आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि मेरे पास जो टोटल जो मेरे डॉट्स हैं वो अगर आप काउंट करेंगे तो आपको वही देखने को मिल रहा अराउंड 10। सही है, ये बात क्लियर हो रही है? तो ये भी आप करा सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, हमने मार्कर लिख के जो भी आगे चीज़ पर लिखनी है उसको हमने बता देना है। मार्कर करके मैंने ओ लिखा तो उसने ओ बता दिया। ठीक है, अच्छा, अब मार्कर में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। जिस तरह लेजेंड्स में डिफरेंट ऑप्शंस थे, मार्कर में भी हम डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। ओ है आपका, हाँ, एक डी भी होता है। डी किसके लिए होता है, डी फॉर डायमंड। अगर हमें डायमंड टाइप का मार्कर शो करना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, जस्ट ओ की जगह डी लिख दिया मैंने। एक को मैंने डी से बनाया और एक को मैंने ओ से रहने दिया। तो ज़रा देखें, अब आपको ये जो आफरीदी वाला डेटा है इस पर डायमंड देखने को मिल रहा है। तो जहाँ जहाँ ये डायमंड देखने को मिल रहा है बेसिकली ये हमारा क्या है, हमारे डेटा को शो कर रहा है। सही है, अच्छा, अभी हमने डैश और डॉट लाइन्स बनाएंगे तो थोड़ा हो सकता है इस वजह से क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन अगर आपने प्रॉपर लाइन बनाई हुई होती ना तो ये अच्छे से और क्लियर हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ना ये डैश डॉट हटा देता हूँ, इस वाली चीज़ को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ज़रा देखें, आपको थोड़ा सा डायमंड शक्ल में देखने को मिल रहा होगा। सही है, तो डायमंड शक्ल का जो बेसिकली आपका ये एक्चुअल डेटा है। जी बोले। डॉट्स और डायमंड्स का कलर चेंज कैसे?
सॉरी किसका, जो डॉट्स है इस तरह चेंज कैसे, इसको चेक करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए वैसे इसकी, ताकि हमें वाज़ेह दिख सके। ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़, अभी हमने लेट से, अब ये जो डायमंड है ना, थोड़ा सा इसका साइज़ मुझे छोटा लग रहा है, ये जो साइज डायमंड का साइज़ है ना थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। सही है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डायमंड जो बेसिकली क्या कहला रहा है, मार्कर कहला रहा है हमारा, क्या बोल रहे हैं हम उसको, मार्कर बोल रहे हैं। तो अगर मार्कर साइज लिख के मैं इसका एक एट्रीब्यूट पास कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मार्कर साइज में इसका बढ़ा सकता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको पूरी चीज़ को, और यहाँ पर आके मैं यहाँ बताता हूँ, कॉमा करके मार्कर साइज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया लेट से 5, तो क्या करता हूँ 5 कर दो। नीचे वाले को चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, डी वाला जो मेरा डायमंड वाला पॉइंट है ना उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो एग्जीक्यूट किया, फर्क पड़ा कोई, लाइन जॉइंट्स हो गई, लाइनें जुड़ गई जहाँ जहाँ पे स्पेस। मुझे लग रहा है शायद कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 मिनट, हम इसको छोटा करके देखते हैं। अगर मैं 1 लिखता हूँ, अच्छा ये 1 पे छोटा हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मैं 5 दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, डायमंड हमारा और छोटा हो रहा है, मतलब इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होगा, हमारे साइज़ से बड़ा होगा। ये समझे मेरी बात को, देखें मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है, और अब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो डायमंड थोड़े से हमारे पास फिर भी विजिबल है, और इसका कोई ना कोई साइज़ होगा ना, मार्कर का साइज़ होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं खुद से मार्कर साइज़ यहाँ पे देता हूँ, मैंने 5 दिया, तो ज़रा नोट करिएगा कि साइज़ का छोटा हो जाएगा, मार्कर का छोटा सा हो गया, ज़्यादा छोटा हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है ना वो ज़्यादा बड़ा है हमारे वाले साइज़ से। सही है, हम जो इसको साइज़ है ना उससे बड़ा है हमारा जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है। तो लेट से मैं इसको 5 के बजाय इसको मैं 12 कर देता हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या हो गया, अब काफ़ी ज़्यादा ये हमें हाईलाइट होकर दिख रहा है। तो खैर हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसकी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ ट्राई करके देख लेते हैं, जो मार्कर का कलर है वो हमारे पास है या नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, मार्कर साइज़ के बाद लिख लेते हैं यहाँ पे मार्कर कलर इक्वल्स टू, लेट से मैंने लिखा, क्या लिखें, रेड लिखें, रेड लिख के ट्राई करते हैं। अच्छा भाई, मार्कर कलर यहाँ पे कुछ चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कोई और किसी और नाम से मौजूद हो, ठीक है, इसको देख लेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक सिंपल सी चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा इसको समझिएगा, लिमिटिंग एक्सिस क्या मतलब है इसका। देखें मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये प्लॉट बनाना है। ये अगेन वही डेटा मौजूद है मेरे पास, मैंने क्या करना है, इसको प्लॉट करना है मुझे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बड़े वाले डेटा को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। चलें बताएं क्या करूँगा मैं प्लॉट करने के लिए। सिंपल प्लॉट बनाना है, plt डॉट प्लॉट, और ईयर को एक्स एक्सिस पे, प्राइस को वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब ज़रा देखें, ये नॉर्मल प्लॉट हमें देखने को मिल रहा है ऐसे ही। अच्छा, अब मसला क्या है, अभी हमारे इस प्लॉट के अंदर कोई आउटलायर है, कोई आउटलायर दिख रहा है। इसका हो सकता है आपको अभी अच्छे से आइडिया ना हो, लेकिन आउटलायर का मतलब ये होता है कि हमारा अगर आउटलायर डेटा में देखने को मिल गया और हमने लाइन प्लॉट बनाया हुआ है तो हमारा कर्व बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, एक सिंपल सी लाइन बन जाता है। क्या मतलब, मैं दिखाता हूँ पहले आपको। हमारे फिलहाल इस डेटा के अंदर आउटलायर मौजूद नहीं है। आप ज़रा डेटा से इसको आइडेंटिफाई करें। 48,000, 54,000, 57, 49, 47, 45 करीब है वैल्यूज़, कोई आउटलायर मौजूद नहीं है। लेकिन लेट से मेरे पास ये डेटा मौजूद है, वही डेटा है, मैंने इसमें क्या किया, एक और नंबर ऐड कर दिया, और ये नंबर मैंने 45 लेके इसको बना दिया। शायद कितना बन रहा है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 10 45 10 ले गए, 45 ले या 4.5 मिलियन हो गया, ठीक है। अब दोबारा से इसको थोड़ा प्लॉट करते हैं। तो क्या करूँगा, अगेन plt डॉट प्लॉट, ईयर एक्स एक्सिस पे, प्राइस वाई एक्सिस पे। अच्छा, इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, सॉरी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से प्लॉट करते हैं इसको। तो देख रहे हैं, अब पहले क्या कर्व दिख रहा था हमें, पहला आप देख रहे हैं कि इसके डिफरेंट शेप्स थी हमारे पास, लेकिन जब इसमें एक आउटलायर आया तो इसकी शेप क्या हो गई, आपको पूरी एक लाइन दिख रही है। क्यों? क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, हमारा
वाई एक्सिस से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देख रहे हैं एक्सपोनेंट 6 देखने को मिल रहा है। ये नंबर तो छोटे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे समझिए कि एक्सपोनेंट 6 दिखा रहा है, मतलब बहुत बड़ा नंबर दिखा रहा है ये। अगर इसको देखें तो इसमें देखिए नॉर्मल नंबर हमारे चल रहे हैं थाउजेंड्स के अंदर, सही है। तो मेरे पास जो वाई वाला एक्सिस है उसके अंदर एक बहुत बड़ी हमें वैल्यू देखने को मिल रही है, ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं इस सिनेरियो के अंदर ना, हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं वाई लिम। क्या बोलते हैं? वाई लिम, मतलब वाई की लिमिट, लिम मतलब लिमिट, शॉर्टकट में उसका यूज़ किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगेन इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, लेकिन आगे इसको क्या बोलेंगे कि जो मेरा वाई एक्सिस है ना, क्या बोलेंगे PLT डॉट वाई लिम, वाई लिमिट, जो वाई एक्सिस है उसकी लिमिट क्या कर दो, लेट से मैं इसको बोलता हूँ 10,000 से कर दो उसकी लिमिट, कितनी, लेट से 70,000, ठीक है। देखें बात समझिएगा ज़रा, मेरा जो नॉर्मल डेटा है वो 48,000 से कहाँ तक के जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है 57,000 मुझे देखने को मिल रहा है जो मेरा नॉर्मल डेटा है, और एक ही इसमें नंबर इस तरह का मौजूद है जो मेरे नॉर्मल डेटा की रेंज से बाहर जा रहा है, सही है। तो मैंने इसको क्या बोला कि भाई तुम मेरा जो नॉर्मल डेटा है ना उसको प्लॉट करो, और उसकी रेंज मैंने क्या बताई 10,000 से लेके कहाँ तक 70,000 तक मैंने, और क्या बताया वाई लिमिट है मेरी, वाई एक्सिस की लिमिट है, मेरे वाई एक्सिस को इतना लिमिट करो, इससे ज़्यादा तुम एक्सटेंड नहीं करना। तो ज़रा देखें जब मैंने इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया तो क्या किया, इसने थोड़ा सा हमारा कर्व का बिहेवियर चेंज कर दिया है, ठीक है, कर्व का बिहेवियर चेंज कर दिया है। ऑफकोर्स एग्जैक्टली उसने जिस तरह बनाना चाहिए था उस तरह अभी भी नहीं बनाया, लेकिन क्या है फिर भी हम थोड़ा सा इसमें पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, सही है। तो अगर मैं वापसी ऊपर जाऊँ, देखें आप लोग ज़रा कि स्टार्ट में हमारे पास ये लाइन ऊपर जा रही थी कहाँ तक, 2017 तक। तो जब मैं नीचे आऊँगा दोबारा देखें, ऑल्दो कि वो उसी तरह का कर्व नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको आइडिया हो रहा है कि 2015 से लेके 2017 तक हमारा जो कर्व है वो ऊपर ही की तरफ जा रहा है। तो थोड़ा सा हमारे पास कर्व का बिहेवियर फिर भी रीडेबल है, रीड करने में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाई लिमिट का यूज़ करके आउटलायर वाली चीज़ को कुछ देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास एक्स एक्सिस पे कोई इस तरह की वैल्यू मौजूद हो तो उसको क्या कर देंगे, एक्स लिम कर देंगे, एक्स लिमिट कर देंगे उसकी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? चलें आगे बढ़ते हैं। एक्स लिमिट वाली फिलहाल कोई माइंड में है नहीं एग्जाम्पल, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसको इस तरह दिखा देता हूँ। लेट से वापसी में नीचे आया, मैंने यहाँ पे ना 2021 के बजाय मैंने इसको लिख दिया, इसको पहले सिंपल कर देता हूँ मैं इसको कर देता हूँ 51,000, और मैंने इसको कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसका ये नंबर कर दिया। अब दोबारा से अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा, PLT डॉट प्लॉट, ईयर आ गई, प्राइस आ गई, एग्जीक्यूट किया तो जरा देख रहे हैं अब हमारे पास एक्स एक्सिस में बहुत बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है, और कर्व का बिहेवियर बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमारी जो एक्स वाली वैल्यू उसको हम लिमिट करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, PLT डॉट एक्स लिम के एक्स एक्सिस पर इसको लिमिट करो, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करो, कहाँ से कहाँ तक। नॉर्मल डेटा हमारा क्या था, 2015 से लेके 2021 तक का हमारा डेटा मौजूद है, ठीक है। ये मैंने खुद जानबूझ से बढ़ाया इस तरीके से, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि 2000, लेट से मैंने 14 बोला, 14 से लेकर 2022 तक के जाओ, सही, एक रैंडम मैंने इसको बता दिया। तो अब कर्व का बिहेवियर आपको थोड़ा सा देखने को सही मिल रहा है, ठीक है, मतलब कर्व का जो आप एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं इस हद तक आपका कर्व थोड़ा सा सही हो चुका है, सही है यहाँ तक। तो ये दो आपके फंक्शंस यूज़ होते हैं जब आपके पास डेटा में आउटलायर मौजूद हो। अच्छा, अब एक और चीज़, अब हमारे पास एक ग्रिड मौजूद है। ग्रिड क्या होता है, देखें मैं अगर इस चीज़ को एग्जीक्यूट करूं, अच्छा इसके अंदर हमारे पास ये मार्कर कलर मौजूद है, इसको हटा देते हैं जिसकी वजह से हमें ग्राफ नहीं दिखा रहा। चलें, ये हमारा ग्राफ आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ग्रिड इस पे लाना है। ग्रिड का मतलब होता है लाइंस लानी है, जिस तरह एक्चुअल ग्राफ होता है ना हमारा, उसमें छोटी छोटी बहुत सारी लाइंस देखने को मिल रही होती हैं, तो उस तरह की हमने यहाँ पे लाइन लेकर आनी है। हम क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे PLT डॉट ग्रिड, ये भी हमारा एक फंक्शन मौजूद है। तो ज़रा देखें, जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो अब हमें यहाँ पे इस तरह की लाइंस देखने को मिल रही हैं,
ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, इसकी वजह से हमारा क्या होगा, थोड़ा सा डेटा पढ़ने में ईजी होगी। ठीक है, क्या देखें ज़रा इस पॉइंट को मैं आपसे बोलूँ कि ज़रा बताओ इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे इसकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, 2010 है, जबकि वाई एक्सिस पे कितनी है, तकरीबन 300 से थोड़ी सी ऊपर है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने क्या किया, उस ग्रिड की मदद से बहुत ईजीली अपने ग्राफ को रीड कर लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आप लोगों ने शायद एक चीज़ नोट करी नहीं करी कि हम ऊपर जब ये ग्राफ प्लॉट कर रहे थे ना, तो हमें कुछ इस तरह करके देख रहे हैं आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमें काफ़ी मरतबा देखने को मिल रहा है। अगर मैं और ऊपर जाऊँ, ये देख रहे हैं दोबारा मिला मुझे, एंड सो ऑन, ये हमें तकरीबन हर ही लाइन में दिख रहा है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर एक एक्चुअल फंक्शन होता है जिसका हमने यूज़ ही नहीं किया ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ठीक है, देखें अगर मैं इस चीज़ को दोबारा से प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मार्कर कलर को मैं हटाता हूँ, ठीक है, तो अगेन ये मुझे देखने को मिल रहा है। सही, अब क्या करेंगे, अगर आपको इस चीज़ को हटाना है जो कि बड़ा वियर्ड सा लग रहा है, हमें इसका कोई काम नहीं है, ये हमें डिटेल बता रहा है असल में, तो मैं क्या लिखूँगा, plt डॉट शो कर दूँगा, एंड में क्या करूँगा, plt डॉट शो करूँगा। तो ज़रा देखें क्या करेगा, वो चीज़ जो मुझे देखने को मिली थी उसने मेरे पास से हटा दी। सही यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? तो plt डॉट शो की मदद से आपका जो ग्राफ है वो एक्चुअली सही तरीके से प्रिंट हो रहा होता है। ठीक, एक और बात कि अभी हम VS कोड पे काम कर रहे हैं। लेट्स से अगर आपने किसी और एडिटर पे काम किया, ठीक है, किसी और एडिटर पे काम किया तो आपको ग्राफ शो नहीं करेगा वो। लेट्स से py वाली फाइल पर आप काम कर रहे हैं, अभी हम IPYM पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपने घर जाकर उसको प्रैक्टिस किया py वाली फाइल पर, सही है, तो क्या करेगा वो, एक अलग से विंडो खोल के हमें दिखाता है ग्राफ को। सही, लेकिन मसला क्या आएगा, अगर आपने plt डॉट शो की कमांड लिखी ही नहीं है ना, तो आपको ग्राफ दिखाएगा ही नहीं। समझ रहे मेरी बात को? तो plt डॉट शो लिखना वैसे भी लाजमी होता है। ठीक है, अभी फिलहाल IPYM वाली फाइल के अंदर इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इसको लिखना पड़ता है हमें ग्राफ को प्रिंट करने के लिए। सही है यहाँ तक? तो भाई ये कुछ चीज़ें थी, ये काफ़ी मतलब हमने इसमें छोटी छोटी सिंपल सी चीज़ें कवर करी हैं, ये लाइन प्लॉट की हद तक थी। ठीक है, लेकिन एक बात समझिएगा, टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल क्या होता है, जो ग्राफ के टॉप पे हमें देखने को मिलता है, जो हमें ये बताता है कि पूरा ग्राफ किस बारे में। ठीक है, टाइटल हो गया। एक्स लेबल हमारा क्या है, एक्स लेबल ये रहा, एक्स एक्सिस पे मौजूद है। वाई लेबल क्या है हमारा, यहाँ पर है, ये लेजेंड्स आ गए। ठीक है, फिर हमारा लाइन का स्टाइल आ गया। ठीक है, मार्कर का साइज आ गया, मार्कर आ गया, मार्कर किस तरीके का हमने रखना है। ठीक है, फिर इनकी लाइन के कलर्स आ गए। ये सारी चीज़ें हम दूसरे ग्राफ पर भी, दूसरी तरह के प्लॉट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारा लाइन प्लॉट है ना, अभी हम आगे जा रहे हैं स्कैटर प्लॉट पे, ये सारी फंक्शनैलिटी हम वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं स्कैटर प्लॉट। तो देखें, स्कैटर प्लॉट आपको आइडिया होगा कि वो सिंपल क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं सिंपल, आपके डॉट्स होते हैं या पॉइंट्स होते हैं, उनको हम कनेक्ट नहीं करते, उन पॉइंट्स की वजह से हम लाइन नहीं बनाते। सही है, तो बेसिकली आपके वो क्या कहलाते हैं, आपके वो स्कैटर प्लॉट्स कहलाते हैं। और स्कैटर प्लॉट का एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल केस है हमारे सिनेरियो के अंदर, वो क्या है, किसी को माइंड में है, किसी के माइंड में है, वो क्या यूज़ केस है? एग्जैक्टली, अगर हमें आउटलायर्स डिटेक्ट करने हो तो हमारा स्कैटर प्लॉट वाहिद ऐसा प्लॉट है, वैसे बॉक्स प्लॉट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है स्कैटर प्लॉट, जिसकी मदद से हम फ़ौरन से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे डेटा के अंदर आउटलायर मौजूद है या नहीं। बात नहीं भाई, यहाँ सोचें, यहाँ देखें, सही है। तो क्या करेंगे, हम स्कैटर प्लॉट बना देंगे। अब समझिएगा, अभी ऊपर हम क्या यूज़ करते हैं, plt डॉट प्लॉट का यूज़ कर रहे थे कंटिन्यूसली। अगर मुझे लाइन प्लॉट बनाना तो प्लॉट का यूज़ करेंगे, अगर स्कैटर प्लॉट बनाना तो क्या करेंगे, स्कैटर यूज़ कर लेंगे। plt के बाद क्या यूज़ करेंगे, स्कैटर का यूज़ कर लेंगे। बार बनाना हो तो plt के बाद डॉट बार बना देंगे, बार का यूज़ कर लेंगे। सही है, तो सिंपल सिंपल से फंक्शन है यहाँ पे। खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ना एक numpy की मदद से नंबर जनरेट किया, कहाँ से कहाँ तक का, -10 से लेके 10 तक का, और मैंने इसको क्या बोला कि मुझे 50 इक्वल पॉइंट्स ला कर दो। ये समझिएगा, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था। क्या बोला मैंने कि लीन क्या होता है, लीनियर स्पेस होता है। मैंने इसको बोला कि -10 से 10 तक के नंबर जनरेट करो, -10 से 10 तक के नंबर जनरेट करो। मुझे कितने नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए, लेकिन किस तरह के नंबर्स, वो इक्वली डिस्टेंट हो, इक्वल उसमें डिफरेंस मौजूद हो। तो ज़रा अगर आप देखें पॉजिटिव वाले से नंबर से देखें,
अगर हम यहाँ आते हैं 0.2, अगर आप इस नंबर को और इस नंबर को माइनस करेंगे तो आपको एक नंबर देखने को मिलेगा, एक नंबर आपको मिलेगा। लेट्स मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा और फिर मैंने इस नंबर को कॉपी किया और मैंने इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। तो थोड़ा देखें आउटपुट के कितना मिल रहा है, 0.408 देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं अब मैं इस नंबर को कॉपी करके इसके प्रीवियस नंबर से माइनस करता हूँ मैं, ठीक है। प्रीवियस नंबर मेरे पास ये मौजूद है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो देखें जरा क्या आउटपुट दिखा रहा है आपको, 0.408 ही दिखा रहा है, समझ रहे बात को। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, मुझे 50 नंबर्स ला के दो, लेकिन वो 50 नंबर्स के क्या होने चाहिए, इक्वली डिस्टेंट होने चाहिए, इक्वल डिफरेंस उनमें होना चाहिए, सही है। तो मैंने यहाँ पे वो 50 नंबर जनरेट करा दिए। खैर, फिर आगे क्या बोला कि वो जो x है ना उसको मल्टीप्लाई करो किससे, 11 के साथ, ठीक है। मतलब एक रैंडम नंबर बनाना चाह रहा हूँ मैं y को, और फिर मैंने क्या किया, इसमें प्लस कर दिया किसको, रैंडम के साथ रैंडम इंटीजर को। ये मालूम है ना रैंडम इंटीजर क्या करता था, ये रैंडम इंटीजर्स आपको जनरेट करके देगा। कहाँ से कहाँ तक, -21 से लेके 40 तक की रेंज में आपको कितने नंबर्स ला के देने वाला है, ये 50 नंबर्स ला के देने वाला है, सही है। तो हमने यहाँ से रैंडम नंबर्स को जनरेट किया और प्लस कर दिया किसके साथ, जो हमने ऊपर नंबर्स जनरेट किए थे उसको 11 से मल्टीप्लाई करवाया था। समझ रहे हैं बात को, सिंपल सी मतलब मैथमेटिकल हमने एक्सप्रेशन लिखी हुई यहाँ पे। चलें एग्जीक्यूट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका स्कैटर प्लॉट बनाना है, ठीक है। हमारे पास x भी मौजूद है और y भी मौजूद है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा plt डॉट स्कैटर, और क्या क्या बताऊंगा इसको मैं, x और y, x y बताया। तरीका वही है, पहले x एक्सिस वाली वैल्यूज आएंगी फिर y एक्सिस वाली वैल्यूज आएंगी। एग्जीक्यूट किया तो जरा देखें इसने क्या किया, हमारे लिए ये स्कैटर प्लॉट बना दिया, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब अगर आप प्रोसेस में बताएं कि आउटलायर मौजूद है या इस डेटा के अंदर कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, जी ट्रेंड फॉलो हो रहा है एग्जैक्टली, और आउटलायर नहीं है। लेकिन तकरीबन थोड़े मोटे तो मतलब छोटा मोटा तो डिफरेंस होता है, आगे पीछे हो सकते हैं पॉइंट्स, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आपका एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा हूँ या यहाँ लाई कर रहा हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है हमारे डेटा के अंदर, ठीक है। तो एक तो डेटा हमारा किस तरह जा रहा है, आप देख रहे हैं हमारा x एक्सिस पे वैल्यूज बढ़ रही है तो y एक्सिस पे भी हमारी वैल्यूज बढ़ रही हैं। तो एक तरह से लाइन प्लॉट हमारा, अगर मैं लाइन बनाऊँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरह से यहाँ पे लाइन को प्लॉट कर सकता हूँ मैं, ठीक है, जो कि बेसिकली हम मशीन लर्निंग में देखते हैं कि मशीन लर्निंग में किस तरीके से काम चल रहा होता है। तो ये बेसिकली हमने स्कैटर प्लॉट बना लिया, यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, अब हम कुछ और फंक्शनैलिटी देखते हैं। लेट्स से मैंने कलर चेंज करना है इसका, इस ये जो डॉट्स आ रहे हैं इनका कलर चेंज करना है, तो क्या लिखूँगा मैं, जल्दी से बताएं। plt डॉट स्कैटर x, y और कलर करके इक्वल्स टू लेट्स से ग्रीन लिख देते हैं हम, ठीक है। तो उसने क्या किया, हमारे कलर्स को चेंज कर दिया। सिमिलरली अगर आप कलर की जगह कुछ और कोई हेक्स कोड डाल देंगे तो क्या करेगा, उसी लिहाज से हमें कलर आगे दे देगा। तो मैं पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो ये चीज़ें ऊपर पड़ी ना, टाइटल, लेबल, एक्स लेबल, वाई लेबल, लेजेंड्स, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल सेम तरीके से अप्लाई होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स मैंने लिखा कोमा मार्कर, मार्कर में मैंने इसको लिखा प्लस साइन, कि क्या करो, मुझे प्लस साइन की मदद से मुझे ये मेरे जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्प्ले करो। तो सर प्लस साइन से बता दिया। आप बोल रहे हैं प्लस से नहीं चाहिए मुझे, डॉट से चाहिए, तो आप डॉट लिख दें। अब वो आपको छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आप बोल रहे हैं डॉट नहीं चाहिए मुझे ये इस तरह का सिंबल चाहिए, तो अब आपको इस तरह से दिखा देगा वो, ठीक है। तो पॉइंट समझाने का ये है कि हम इस पर डिफरेंट तरीके की मॉडिफिकेशन परफॉर्म करा सकते हैं। मार्कर का साइज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, छोटा करना है उसको ठीक बनाना है, हम मार्कर साइज यहाँ पे यूज़ करके वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, एक बेटर डेटा मौजूद है हमारे पास, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये देखें बेटर का भी एक डेटा मौजूद है जिसमें कुछ इंडियन प्लेयर्स हैं, उनका हमने यहाँ पे डेटा, मैंने डेटा सेट उठा के यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कॉपी किया हुआ है, सही है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं, और मैं काम करता हूँ, मैं इसको BT बोल देता हूँ, DF की वजह से क्या बोल देता हूँ, BT, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा सॉरी, हमारा जो फोल्डर का नाम है वो क्या है,
मैटप्लॉटलिब और better.csv। एक मिनट, मैटप्लॉटलिब स्पेलिंग तो सही है। अच्छा, समझ आ रहा है क्या मसला है? better.csv। चलें एक काम करता हूँ, पूरा एक्सपाथ ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। वैसे शॉर्टकट होता है कुछ इस तरीके से हमारे पास कि हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करके फोल्डर का नाम बता दें और फोल्डर के बाद क्या करते हैं फिर फाइल का नाम बता देते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहा तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका यहाँ से कॉपी बात करता हूँ और इस जगह प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, मैं आगे इसको फॉरवर्ड स्लैश बनाना पड़ेगा, सारे बैकवर्ड स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश के तौर पे हमें यूज़ करना पड़ता है। अब क्या बोल रहा है भाई, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट पाइथन विद एमए पेज 11 मैटप्लॉटलिब। अच्छा ये चीज़ रह गई, ये सही है, ये देख रहे हैं, ये बैक स्लैश रह गया, इसको फॉरवर्ड नहीं किया। चले ये एग्जीक्यूट हो गया। अब डेटा को जरा देखें, अगर मैं वीडी लिखता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 604 प्लेयर्स का डेटा मौजूद है, ठीक है। अच्छा अब आप में से क्रिकेट कौन कौन देखता है? वैसे कोई भी नहीं देखता, बड़ी बात है। चलें फिर हम इसको देखते हैं। ये मुझे एग्जैक्टली स्ट्राइक रेट का आइडिया नहीं कि क्या होता है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने इसको देखा था, मैं आपको समझा दे रहा हूँ जो मुझे समझ आया था। देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना प्लेयर की, वो किस तरह से रही है। अगर लेट से उसका एवरेज जितना अच्छा होगा, मतलब उतना ही वो अच्छा रन बना सकता है, उतना ही उसका अच्छा रन बना सकता है। अब इसको इसी तरह से समझें कि भाई एक शॉपकीपर है, इसको इस लिहाज से समझें, अगर उसकी डेली की सेल्स बहुत ज़्यादा है, सही है, लेट से फर्स्ट डे उसकी सेल है 121, नेक्स्ट डे उसकी सेल हो रही है 135, उसके नेक्स्ट डे उसकी सेल हो रही है 160, फिर फोर्थ डे उसकी सेल हो रही है 101, इस तरह की उसकी सेल्स हो रही है। तो जब हम पूरे मंथ की सेल्स का एक एवरेज निकालेंगे तो किस तरह का नंबर मिलेगा? एक बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। मे बी के 150 का राउंड मिल रहा है, तो 150 क्या बता रहे हैं कि यार इसकी डेली की सेल्स 150 के राउंड होती है, एक अच्छा नंबर है। तो यहाँ पर भी एवरेज क्या शो कर रहा है? यही शो कर रहा है कि ये जो जिस बैट्समैन का एवरेज सबसे अच्छा होगा ना, मतलब वो क्या है, वो अच्छा एक प्लेयर है और वो अच्छे रन्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, सही है। और स्ट्राइक रेट क्या होता है? किसी के माइंड में स्ट्राइक रेट क्या होता है? हाँ भाई, जाहिर सी बात है यार, क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहे हैं ना। Statistical measure primarily used in cricket to evaluate how quickly a batter scores runs or how frequently a bowler takes wicket, ठीक है। मतलब कितना जल्दी क्या करता है जो बैटर है, जो बैटिंग कर रहा है, वो कितना जल्दी स्कोर बनाता है, हाँ। अच्छा इसका एक पैरामीटर होता है 100 के हिसाब से, 100 हाँ ये रहा, दिस मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ रन्स अ बैटर स्कोर्स फॉर एवरी 100 बॉल्स फेस्ड, मतलब हर 100 बॉल्स पे जो बैट्समैन है वो कितना रन स्कोर करता है, ठीक है। तो अगेन क्या है, समझे बात को कि अगर ये नंबर ज़्यादा है, अगर ये नंबर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लेट्स से इमेजिन करें एक प्लेयर है एक्स, उसका नाम हम एक्स रख लेते हैं या मैक्स बोल देते हैं, मैक्स वैसे अंग्रेज़ों का नाम होता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि उसने 100 बॉल्स पे लेट्स से 125 रन बनाए, टोटल ओवरऑल कितने रन बनाए उसने? 125 रन बनाए, तो उसका स्ट्राइक रेट कितना होगा? 1.25 होगा, सही है। सिंपल फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, क्या होगा, टोटल स्कोर्स डिवाइडेड बाय 100 बॉल्स, तो कितना रेट मिल रहा है? 1.25 मिल रहा है। अब इमेजिन करें अगर उसकी यही वैल्यू बढ़ जाती है, अगर उसने 125 के बजाय ये रन बनाए होते कितने? 525, उन्हीं 100 बॉल्स के अंदर उसने चौके छक्के खूब लगाए और उसके रन्स क्या होगा, लेट से 525 रन बन गए टोटल। तो अब हमें वैल्यू क्या देखने को मिल रही है? बड़ी वैल्यू देखने को मिल रही है, सही है। तो पॉइंट समझाने का क्या है कि अगर आपके पास स्ट्राइक रेट ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 100 बॉल्स के अंदर उस बैट्समैन की कैपेबिलिटी ज़्यादा है,
अच्छा स्कोर करने की। तो अगर 125 यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, 126 एक्चुअली, तो समझे उसने कितना कितना अच्छे रन बनाए होंगे उस 100 बॉल्स के अंदर अंदर। थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। तो एवरेज क्या बता रहा है हमें कि वो बैट्समैन रिलायबल है, ठीक है, वो बैट्समैन रिलायबल है, इतना जल्दी आउट नहीं होगा। एटलीस्ट मैच के अंदर वो 36 एवरेज स्कोर करके जाएगा, ठीक है, इससे कम पे वो आउट नहीं होगा। एक एवरेज पता चल रहा है हमें उसका, ठीक है। लेकिन स्ट्राइक रेट क्या बता रहा है कि अगर उसने 100 बॉल्स प्ले करी, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि 100 बॉल्स प्ले करे, लेकिन एक एवरेज बताया जा रहा है, मतलब एक स्टैटिस्टिकल मेजर बताया जा रहा है कि अगर वो 100 बॉल्स प्ले करता है तो लाजमी वो क्या करेगा, चौके छक्के ज़्यादा मारेगा। ये देखें नंबर, ये ज़्यादा नंबर हमें यही बता रहा है। जब ये नंबर हमारा क्या हुआ, समझे ना बात को, 100 बॉल्स के अगर वो एक या दो करके अगर रन्स निकाल रहा है तो क्या होगा, ओवरऑल उसके रन्स कम बन रहे होंगे। लेकिन अगर उसने ज़्यादा चौके छक्के लगाए हुए तो ओवरऑल जो रन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डिवाइड होने के बाद हमें आंसर एक बड़ा देखने को मिल रहा होगा। तो बात क्लियर हो रही है मेरी। एवरेज क्या बताएगा कि बैट्समैन कितना रिलायबल है, कितना जल्दी आउट होगा या नहीं होगा, और स्ट्राइक रेट क्या बता रहा है कि वो कितना क्विकली रन्स को निकाल सकता है, ठीक है, 100 बॉल्स के हिसाब से। खैर, तो ये कुछ डेटा मौजूद है हमारे पास और उसके रन्स वगैरह भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हमें क्या करते हैं, हमसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट 50 पॉइंट्स का ना स्कैटर प्लॉट बनाना है। अब 604 तो बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हमारे, हम क्या करते हैं सिर्फ फर्स्ट 50 डेटा पॉइंट्स लेते हैं इनमें से और उसको स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। क्या करूँगा मैं, जल्दी से बताएं। हाँ, क्या BT डॉट ना 50 रोज निकालिए पहली, तो हेड लगाएंगे। एग्जैक्टली हेड का मैंने लिखा 50, तो यहाँ पे 50 की मदद से हमारे पास ये टॉप 50 के टॉप 50 रोज के बैट्समैन आ गए, उनका डेटा आ गया, सही है। अब मुझे क्या करना है, इनके रन्स को स्कैटर प्लॉट पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो ज़रा बताएं क्या होगा। मैं सबसे पहले तो इसका नाम देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट 50 लिख देता हूँ इक्वल्स टू, मैंने वो डेटा यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है, वो डेटा मेरे पास फर्स्ट 50 में आ गया। चलें क्या करेंगे, PLT डॉट स्कैटर, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा जी। चले मैं काम करते हैं, फिलहाल बैटर और रन्स को छोड़ें, हम एवरेज और स्ट्राइक रेट का बनाते हैं फिलहाल, ठीक है, एवरेज और स्ट्राइक रेट का। तो एवरेज को मैं क्या करता हूँ, अब देखिए दोनों क्या है, हमारी दोनों न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, सही है, दोनों न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। और फिलहाल के लिए हम क्या ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ इंडिपेंडेंट है और कौन सी चीज़ डिपेंडेंट है, एवरेज और स्ट्राइक रेट से। अगर मैं एवरेज और स्ट्राइक रेट को प्लॉट करना चाह रहा हूँ स्कैटर प्लॉट पर, तो क्या मैं किसी तरीके से आइडिया लगा सकता हूँ कि कौन सी चीज़ इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ना यही सिनेरियो है, हम डायरेक्टली किसी को भी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट नहीं कंसीडर कर सकते, ठीक है, लेकिन हमें किसी को तो एक्स एक्सिस पे या किसी को तो वाई एक्सिस पर रखना पड़ेगा ना। तो फिलहाल हम इसको एक रैंडम क्या करते हैं, एवरेज को रखते हैं एक्स एक्सिस पे और स्ट्राइक रेट को किस पे रखते हैं, वाई एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। और इसको प्लॉट करते हैं हम, किसरा डेटा निकालेंगे, BD स्क्वायर ब्रैकेट और क्या नाम था उसका, AVG एवरेज। सिमिलरली BT वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे हम, क्या था, स्ट्राइक रेट। हेड, अच्छा सॉरी, हमें तो फर्स्ट 50 चाहिए ना, सॉरी हम यहाँ लिख लेते हैं, हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, फर्स्ट 50 में से निकालो, सिमिलरली एवरेज को भी फर्स्ट 50 में से निकालो, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़रा देखें हमारे पास ये डेटा आ गया, सही है। अब ज़रा इसको हम समझते हैं। बज़ाहिर हमें अभी हमने सिर्फ फर्स्ट 50 रोज़ का डेटा निकाला है, तो थोड़ा सा अगर आप देखें, हमें जैसे ये एक पॉइंट लग रहा है, ये क्या है, आउटलायर लग रहा है, लेकिन अगेन समझिएगा कि अगर पूरा डेटा प्लॉट किया होता ना तो फिर हम इसका डिसाइड करते हैं कि आउटलायर है या नहीं है, सही है। फिलहाल लग रहा है लेकिन हम उसको आउटलायर बोल नहीं सकते क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट 50 बनाई है, फर्स्ट 50 का प्लॉट बनाया है ये, सही है। अब जरा एक बात समझते हैं, मैं काम करता हूँ,
मुझे ज़रा बताएं कि जल्दी से मुझे लेबल्स देने एक्स पर और वाई पर, क्या लिखूँ मैं? एक्स पर और वाई पर मुझे लेबल्स इसको प्रोवाइड करने हैं। PLT डॉट एक्स लेबल, और क्या बताऊंगा इसको मैं? एवरेज, और PLT डॉट वाई लेबल, और इसको क्या बताऊंगा मैं? SR लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है? स्ट्राइक रेट, सही है? ये मेरे पास एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर वैल्यूज आ गए, सही है भाई? अब अच्छा तरह जल्दी से देखें, इसको फिर एंड करते हैं। अभी मशीन लर्निंग में उसको देखेंगे। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ फोकस करें, देखें एवरेज मेरे पास एक्स एक्सिस पर आ रहा है और स्ट्राइक रेट वाई एक्सिस पर आ रहा है। चले यार, इसको यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम देखेंगे।